नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की दोस्तों, जिसमें से दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी प्रीवियस 6 वीडियोज़ में दोस्तों हम लोगों ने कई प्रकार के आर्कियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करी और उसी क्रम में दोस्तों आज की वीडियो में हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथ में दोस्तों हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे दोस्तों उनको भी सहायता मिल सके। दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि लॉरेल लीफ पॉइंट यह जो है यह किस चीज का विशिष्ट प्रकार है दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि लॉरेल लीफ पॉइंट एक प्रकार का विशिष्ट स्टोन एज का टूल है दोस्तों, जिसको यूज किया जाता था अपर पैलेलिथिक पीरियड में, अर्थात दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल में दोस्तों यह लॉरेल लीफ पॉइंट जो है दोस्तों इसका उपयोग एक पत्थर के औजार के रूप में किया जाता था। और दोस्तों ये जो लॉरेल लीफ पॉइंट दोस्तों यह सॉलोट्रियन जो कल्चर दोस्तों है, जिसको सॉलोट्रियन कल्चर सॉलोट्रियन संस्कृति बोलते हैं दोस्तों, यह उसका विशिष्ट उपकरण है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, तो कभी कभी पूछ देता है कि लॉरेल लीफ पॉइंट किस संस्कृति से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा यह संबंधित है सॉलोट्रियन कल्चर से। और दोस्तों ये जो सॉलोट्रियन कल्चर है ये फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के क्षेत्र में हमको विकसित होती हुई दिखाई देती है। तो यदि आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे कि कौन से कल्चर कहाँ है और उसमें क्रम यदि आपको दिया हो कि सॉलोट्रियन कल्चर कहाँ पे मिलता है, तो ये फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के क्षेत्रों में इस संस्कृति का प्रमाण हमको दिखाई देता है। और दोस्तों ये जो लॉरेल लीफ पॉइंट है दोस्तों यह एक प्रकार का फ्लिंट उपकरण है, जो कि फ्लिंट टूल मेकिंग स्टाइल में इसको बनाया गया है। दोस्तों जो पत्थर के औजार हैं ये कई प्रकार से बनते हैं। एक कोर मेथड से होता है, जो कि पत्थर का मेन भाग होता है वो कोर होता है। फ्लिंट जो होता है उसके जो भाग निकाले जाते हैं काट कर, उनको फ्लिंट बोलते हैं। तो कटे हुए भाग से बने हुए ये पत्थर होते हैं दोस्तों, और इसकी प्राप्ति हमको अपर पैलियोलिथिक पीरियड से होती है, उच्च पुरा पाषाण काल से होती है दोस्तों। और इसकी जो डेटिंग बताई जाती है दोस्तों ये 22,000 ईसा पूर्व से लेकर 17,000 ईसा पूर्व के बीच में हमको दिखाई देती है। और दोस्तों ये जो सॉलोट्रियन कल्चर है इसे नाम दिया था गैब्रियल डी मॉर्टिलेट ने, ध्यान रखिएगा गैब्रियल डी मॉर्टिलेट ने, और इसको खोजा था सॉलोट्रियन कल्चर को दोस्तों हेरनी टेस्टॉट फेरी के द्वारा। तो इस सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि किसके द्वारा सॉलोट्रियन कल्चर डिस्कवर किया गया, बाय हुम सॉलोट्रियन कल्चर इज नेम्ड, और सभी चीजें कि किस संस्कृति का है, किस कालखंड का है, इसका स्थल क्षेत्र क्या है और इसके मुख्य उपकरण क्या है। तो ध्यान रखिएगा लॉरेल लीफ पॉइंट सॉलोट्रियन कल्चर का है, जिसके टाइम पीरियड क्या है, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। तो ऐसे डिटेल में आपको चीजें पढ़नी होंगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि जो फर्स्ट फॉसिल है इसको किसके द्वारा पहचाना गया था। तो प्रथम पुरास्म जो है दोस्तों, पुरास मतलब आर्कियोलॉजिकल फॉसिल्स, मतलब आर्कियोलॉजी के हिसाब से जो प्रथम फॉसिल है दोस्तों ये पहचाना गया था बूसे द पार्थिये के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बूसे द पार्थियो ने क्या किया था, इनकी जो महान उपलब्धि है कि इन्होंने विश्व में पहली बार किसी फॉसिल्स को एक रिकॉग्नाइज किया था, किसी फॉसिल्स को पहचानने का कार्य किया था। तो यदि प्रश्न ये पूछे कि किसने प्रथम पुरास्म को प्राप्त किया है, उसके खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान रखिएगा बूसे द पार्थियो। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है कि जर्मो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, और इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर सीरीज है उसमें भी डिस्कस किया था। और दोस्तों ये जो जर्मो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसके एक्सकेवेटर हैं आरजे व्रेडवुड। कौन है दोस्तों, आरजे व्रेडवुड दोस्तों जो है इसके क्या हैं, एक्सकेवेटर हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा हम जितने भी एक्सकेवेटर और आर्कियोलॉजिकल साइट की बात कर रहे हैं दोस्तों, हमने अलग से एक वीडियो के थ्रू 200 प्लस आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इट्स एक्सकेवेटर मतलब 200 से अधिक पुरास्थलों एवं उनके उत्खननकर्ताओं के बारे में एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि फ्लोरीन परीक्षण किससे संबंधित है या फिर किस पर किया जाता है। तो दोस्तों आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में डेटिंग विधि का, डेटिंग मेथड्स का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और विभिन्न प्रकार की डेटिंग्स टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं। एज लाइक आप लोगों ने बहुत ही फेमस सुना होगा कार्बन डेटिंग, उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा फ्लोरीन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, थ्यूमिनस थर्मोल्यूमेंसिस टेक्नोलॉजी, फिशन ट्रैक विधि। तो कई सारी चीजें हैं। तो वो सभी चीजें किससे संबंधित है, क्या है, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो उसी में से दोस्तों एक टेस्ट है, मेथड है, जिसको हम लोग फ्लोरीन मेथडोलॉजी बोलते हैं, फ्लोरीन टेस्टिंग बोलते हैं दोस्तों। और ये जो फ्लोरीन टेस्टिंग है, यह उपयोग किया जाता है हड्डियों के ऊपर। यदि हमको किसी ऐसे फॉसिल्स मिले जिसमें हमको बोन मिला हुआ है दोस्तों, तो उस बोन की डेटिंग जो होगी वो तो बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरीन डेट मेथड या फ्लोरीन टेस्टिंग, क्योंकि हड्डियों के अंदर जो फ्लोरीन की मात्रा होती है एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है, जो समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो उसी की मात्रा के हिसाब से, उपस्थित फ्लोरीन की मात्रा के हिसाब से हम किसी जो बोन होता है, अस्थि होती है, उसकी डेटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्लोरीन टेस्टिंग है, जो फ्लोरीन परीक्षण किस पे किया जाता है, तो यह अस्थि पर किया जाता है। इसके अलावा कई चीजें हैं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन डेटिंग जो होगा वो किसी जीवित वस्तु का कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जीवित वस्तु मर गया तो उसकी भी कार्बन डेटिंग की जा सकती है। लेकिन उसमें देखिए सिंपल तौर पे जानिए, यदि कोई ऐसा वस्तु जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, उसकी कार्बन डेटिंग संभव है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, जैसे पेड़ वगैरह की डेटिंग करनी हो, कोई जला हुआ पदार्थ मिल गया हमको, जले हुए अनाज की हमको टुकड़ा मिल गया, तो उसकी डेटिंग किससे करेंगे, कार्बन डेटिंग से करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई हमको मृत भांड का टुकड़ा मिल गया, किसी पॉटरी का टुकड़ा मिल गया, तो उसको हम किस प्रकार से डेटिंग करेंगे, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो आग में पकाई गई हो, जो उष्मा के माध्यम से पकाई गई हो, उसकी डेटिंग हम लोग थर्मोल्यूमेंसिस टेक्नोलॉजी से करते हैं, थर्मोल्यूमेंसिस मेथड से करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में उष्मा दीप्ति विधि भी कहते हैं। तो मृत भांडों का यदि टेस्टिंग पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उष्मा दीप्ति या फिर थर्मोल्यूमेंसिस मेथोडोलॉजी। उसके अलावा आता है कि आर्गन पोटेशियम टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज की जाती है, तो ये आपके ज्वालामुखी के राख के लिए की जाती है। इसके अलावा आपका आता है, इसके सारे कई सारी चीजें, फिशन ट्रैक किसके है, वो भी ज्वालामुखी के राख के लिए है। तो कई सारी चीजें, डेंड्रोक्रोनोलॉजी पूछा जाता है, वृक्ष वलय जो है वो किसके लिए है, तो वो वृक्षों की गणना के लिए, वृक्षों के जो कितने प्राचीन हैं उनके संबंधित डेटिंग के लिए। तो कई प्रकार की डेटिंग है, जब हम अलग से वीडियो में पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं कि पाषाण कालीन मत्स्य भाले का निर्माण किससे किया जाता था। तो जो स्टोन एज में हमको मत्स्य भाले दिखाई देते हैं, जिससे हम लोग मछली का क्या करते थे, शिकार करते थे, स्टोन एज के जो निवासी थे दोस्तों, और इनका निर्माण किया जाता था श्रृंग से। श्रृंग का मतलब जो पशुओं के सिंग होते हैं, जैसे गाय की सिंग होती है, भैंस की सिंग होती है, बाकी जो दूसरे जानवरों के सिंग होते हैं, तो उनके सिंगों से जो स्टोन एज के मत्स्य भाले हैं उनका निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किससे, सिंग से। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो क्वेनाफेरस मोस्टेरियन कल्चर है दोस्तों, इस क्वेनाफेरस मोस्टेरियन कल्चर का निर्माता किस मानव प्रकार को कहते हैं, किस मानव को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निएंडरथल जो मानव है दोस्तों, वह क्वेनाफेरस मोस्टेरियन का निर्माता माना जाता है। किसका, क्वेनाफेरस मोस्टेरियन का। और दोस्तों ये जो क्वेनाफेरस मोस्टेरियन कल्चर है, यह मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है, अर्थात मध्य पूरा पाषाण काल का यह संस्कृति माना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक, क्या दोस्तों, क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, कुछ देर पहले ही हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था सोलिट्रियन कल्चर के बारे में दोस्तों, वो था अपर पैलियोलिथिक का, और जो क्वेनाफेरस मोस्टेरियन है ये मिडिल पैलियोलिथिक का है। और दोस्तों ये जो क्वेनाफेरस मोस्टेरियन कल्चर है, इसके जो टूल्स हमको मिलते हैं वो लवा लवा तकनीक के द्वारा, या फिर हिंदी में कह रहे हैं दोस्तों तो लेवलोइस जो टेक्निक है उसके द्वारा हमको निर्मित दिखाई देते हैं। पत्थरों के औजारों के निर्माण की अलग अलग विधि है, उसी में दोस्तों एक विधि है लेवल लवा टेक्निक, जिसको हम लोग लेवलोइस टेक्निक भी कहते हैं। तो इससे इस काल की, जिसको हम लोग क्वेनाफेरस मोस्टेरियन बोल रहे हैं, पत्थरों के औजारों का निर्माण किया गया है। और दोस्तों ये जो क्वेनाफेरस मोस्टेरियन है, इसका जो हमको वर्णन मिलता है ये फ्रांसिस बोर्ड्स के द्वारा भी दिखाई देता है। इसका दोस्तों जब भी निएंडरथल की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, निएंडरथल ही
प्रथम वे मानव थे दोस्तों जिन्होंने समाधान की प्रक्रिया शुरू की थी। किसकी? बरियल सिस्टम जो था दोस्तों, समाधान की प्रक्रिया किस मानव के द्वारा शुरू की गई दोस्तों? तो यह किया गया था निएंडरथल मानव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस भूगर्भ शास्त्रीय काल में बोरेल को रखा गया है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है यह विभिन्न कालों में विभाजित की गई है, जैसे नूतन काल, प्राचीन नूतन काल, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो उसी में से दोस्तों जो प्रारंभिक नूतन काल है, अर्ली होलोसिन पीरियड दोस्तों, उसमें बोरेल को रखा गया। तो बोरेल कहाँ पे दोस्तों? तो प्रारंभिक नूतन काल में। उसके अलावा दोस्तों प्रश्न आता है कि टुआंग जीवाश्म, जो टुआंग फॉसिल है, इसको किसने पहचाना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था और फिर आपके सामने दोस्तों। तो इसको पहचाना था रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको पहचाना किसने था? रेमंड डार्ट ने खोजा था दोस्तों। और इसकी प्राप्ति उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जो टोंग नामक क्षेत्र दोस्तों वहां से की थी, और उसी क्षेत्र के नाम के आधार पर इस पुरास्म का जो नाम पड़ा वो टोंग जीवाश्म पड़ा। और दोस्तों उनको जो ये मिला ये 1925 में इनकी प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों ये जो टोंग जीवाश्म है ये ध्यान रखिएगा यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अफ्रीकेनस टाइप है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मेनली दो टाइप हमको देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफरेंसिस। ध्यान रखिएगा यदि आपसे एग्जाम में ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का डिस्कवर करता पूछे, खोज करता पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके हैं रेमंड डार्ट जिन्होंने 1925 में इसकी खोज की थी। और जैसे ही आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफरेंसिस या अफ्रेंसिस, तो इसका खोज करता है डोनाल्ड जॉनसन। तो दोनों के अलग अलग हैं, नाम थोड़े सिमिलर हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस के रेमंड डार्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस के डोनाल्ड जॉनसन। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्टडीज ऑन आइस एज इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमंस कल्चर के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसके लेखक हैं एच.डी. टेरा और टी. पेटरसन के द्वारा दोस्तों इस कल्चर जो पुस्तक है उसकी क्या की गई? लेखनी की गई। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? स्टडीज ऑन आइस एज इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर। लिखा किसके द्वारा गया है? एच.डी. टेरा और टे पेटरसन के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि एपी पूरा प्रस्तर से नव पूरा प्रस्तर के परिवर्तन के प्रमाण निम्न में से कहां पर उत्खनित हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो एपी पूरा स्तर है इसको हम लोग मध्य पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। मेसोलिथिक पीरियड को एपी पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस एपी पैलियोलिथिक पीरियड से जो नियोलिथिक पीरियड के बीच के जो परिवर्तन हमको देखते हैं, चेंजमेंट देखते हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं कहाँ से? चोपानी मांडो से। ध्यान रखिएगा चोपनी मांडो से दोस्तों इस प्रकार के हमको परिवर्तन, इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि अग्नि का प्रयोग, यूज ऑफ फायर का हमको अर्लीस्ट एविडेंस, प्राचीनतम प्रमाण हमको कहां से दिखाई देता है दोस्तों? तो चीन की एक चूने की गुफा है जिसको हम लोग चौकोटियन केव से नाम से जाते हैं, या फिर चूकुतिया गुफा भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे, चौकोटियन चुकोतिया गुफा किसी भी नाम से मिल सकता है, इसलिए आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना है चौकोटियन गुफा या फिर चुकोतिया गुफा में हमको अग्नि के प्रयोग के अंतिम प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पहली चीज। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि यहाँ से जो चौकोटियन गुफा है जो चीन में पाई गई है, जहां से हमको अग्नि का पहला प्रमाण मिल रहा है, वहां से दोस्तों हमको पेकिंग मानव के, किसके दोस्तों? पेकिंग मानव के, जो कि एक होमो इरेक्टस का प्रकार है। होमो इरेक्टस के कई सारे प्रकार हैं, जैसे जावा मानव है, पेकिंग मानव है। तो चीन में जो होमो इरेक्टस का प्रकार है उसको हम लोग पेकिंग मानव बोलते हैं। तो यहीं से वो जो पेकिंग मानव है उसका प्रमाण हमको दिखाई देता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पेकिंग मानव का जो प्रमाण है हमको कहाँ से मिलता है? तो चौकोटियन गुफा चीन से देखने को मिलता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो चौकोटियन गुफा है ये किस प्रकार की गुफा है? तो यह एक लाइम केव है, यह एक चूने की गुफा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर रखने होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव समाधान किस स्थल पर नहीं पाए गए हैं? तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से दोस्तों जो बीरभानपुर है उसके स्थल पर दोस्तों मानव समाधान की प्राप्ति, ह्यूमन बरियल्स की प्राप्ति नहीं हुई है। और बीरभानपुर के जो एक्सकेवेटर हैं वो हैं बी.बी. लाल सर। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राचीनतम तिथि अंकित
मतलब अर्लीस्ट कह लें, या फिर दोस्तों सबसे पहले कौन सा ऐसा तिथि अंकित मध्य प्रस्तर स्थल है, मतलब मेसोलिथिक पीरियड का स्थल है, तो वह दोस्तों कुचई दोस्तों, जिसे एक्सकेवेट किया है B.K. थापर सर ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि बुलंदी बाग जो मोहल्ला है इसका यह प्राचीन स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित है और उसे एक्सकेवेट किया है L.A. वाडेल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल से संबंधित है बुलंदी बाग मोहल्ला और यह स्थित कहाँ पे है, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय पालतू मवेशी जो डोमेस्टिक यहाँ के एनिमल दोस्तों, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस दोस्तों, जो पालतू पशु हैं भारत में, उनका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है यह किस काल की है दोस्तों, यह है गुप्त काल की। किस काल की दोस्तों, गुप्त काल की है। हमने इस वीडियो को पहले भी आपके द्वारा करवाया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मातंगेश्वर मंदिर जो कि शिव को समर्पित है दोस्तों, भगवान शिव के पूजा के लिए बनाई गई दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है दोस्तों खजुराहो में और इस मंदिरों का निर्माण कराया है चंदेलों ने। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तो नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हमको मिली हैं, मंदिरों के प्रमाण मिले हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों के और मंदिरों के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो मातंगेश्वर मंदिर कभी भी पूछा जाता है किस देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा शिव को समर्पित है। कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण किन शासकों ने कराया था, तो चंदेलों ने इनका निर्माण कराया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुष्पगिरी जो बौद्ध विहार समूह स्थित है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह ललित गिरी जो कि जयपुर उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों ये जो ललित गिरी है इसका वर्णन हमको वेनसांग के यात्रा विवरण में भी देखने को मिलता है। तो पुष्पगिरी जो बौद्ध विहार समूह स्थित है यह जयपुर उड़ीसा के ललित गिरी में स्थित है और इस ललित गिरी का वर्णन हमको वेनसांग के यात्रा विवरण में देखने को मिलता है। अब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि वेनसांग का किस राजा के शासनकाल में यह भारत आया था। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राचीनतम बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वह बौद्ध स्तूप है आपका बरहुत। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप सबको आ रहा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ को बुद्ध के निम्न जीवन घटना के लिए आवंटित किया गया था। तो दोस्तों जो अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ लेख है जो कि नेपाल की तराई में तटीय क्षेत्र में स्थित दोस्तों, यह बुद्ध की जन्म की घटना को दर्शाता है, जन्म की घटना को बताता है। कौन सा अभिलेख दोस्तों, रुम्मनदेई अभिलेख, जहाँ पर उन्होंने रुम्मनदेई जो क्षेत्र था वहाँ के उन्होंने क्या किया है, जो क्षेत्र थे उसके जो कर हैं उसको उन्होंने माफ कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इसकी भी जानकारी हमको रुम्मनदेई इंस्क्रिप्शन से ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाथी गुम्फा अभिलेख में जो दोस्तों खारवेल राजा है उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि कलिंग का राजा था दोस्तों। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों एक कन्नवेन्ना नदी का नाम दिया गया और ये कन्नवेन्ना नदी की पहचान किस नदी से की जाती है दोस्तों, तो इसकी पहचान की जाती है कृष्णा नदी से। किससे, कृष्णा नदी से दोस्तों इस कन्नवेन्ना नदी की पहचान की जाती है। और दोस्तों जब भी हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि भारतवर्ष जो शब्द है यह पहली बार हमको इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। और ये भी जान लीजिए कि जो खारवेल है यह कलिंग देश का क्या था, राजा था। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रसिद्ध जो उत्तर मेरूर अभिलेख है यह किस राज्य के काल का है, किस राजा के काल का है दोस्तों, तो यह चोल शासक जिसका नाम था परांतक प्रथम दोस्तों, जिसका शासनकाल 7 से 9वीं सेंचुरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है दोस्तों। चोल काल के जो है दोस्तों परांतक प्रथम, उसका अभिलेख है दोस्तों उत्तर मेरूर अभिलेख। और दोस्तों यह जो इसकी स्थिति है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। उत्तर मेरूर अभिलेख हमको कहाँ पर स्थित मिलता है दोस्तों, तो यह कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित मिलता है। किस राजा का है, तो चोल शासक परांतक प्रथम का है। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का अभिलेख है जिसमें कि तमिल राज्य संघ को दर्शाया गया है, तमिल राज्य संघ के बारे में बताया गया दोस्तों। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है दोस्तों, अभिलेख है, वहां पर हमको अशोक तमिल राज्य संघ के बारे में वर्णन
प्रदान करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें। मिलते हैं ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।